सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल को, और उस बायोमोलिक्यूल में जो आज का टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस या संश्लेषण किस तरीके से होता है, ये टॉपिक आज के इसमें हम लेने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का कन्वर्जन और किस तरीके से सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो रिलेटेड आप अगर कमेंट्स करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। और इन्हीं अनुरोध के साथ फिर अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए, हर न्यूक्लियोटाइड का जो यहाँ पर सिंथेसिस होता है, ये सिंथेसिस कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में, यानी कि 2 चरणों में ये सिंथेसिस या संश्लेषण की क्रिया जो होती है पूरी होती है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जो भी एक शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक शुगर मॉलिक्यूल है, यानी कि शर्करा का जो अणु है वो शुगर मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ यहाँ पर जो यहाँ चेन है उसके साथ ऐड हो जाता है, और इस तरीके से जो भी यहाँ पर मॉलिक्यूल बन रहा है वही मॉलिक्यूल क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अब एक बहुत छोटा सा डिफरेंस बता रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपके समझने के लिए। जब शुगर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तब वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होगा। ओके, अब जब ये यहाँ पर बॉन्ड जो इस तरीके का यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, तो इस तरीके के बॉन्ड बनने में एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन लिंकेज। ठीक है, हिंदी में अगर इसको मैं बोलूं तो निर्जलीकरण, संघनन, सहलग्नता। हालांकि उतनी हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन कई बार हिंदी मीडियम के जो हमारे व्यूवर होते हैं उनको लगता है कि बहुत इंग्लिश हो गई है, तो इसलिए दोनों टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस यहाँ पर प्रोसेस जो होती है वो होती है डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, लिंकेज। अब ये जो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड शुगर के कार्बन 1 पोजीशन पर होगा, कार्बन 1 पोजीशन यानी कि फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर होगा, और जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और पिरिमिडीन जो बेस है हमारा, उस पिरिमिडीन बेस के N1 में, नहीं तो अगर प्यूरिन की बात करेंगे तो प्यूरिन में ये ऐड होता है N9th पोजीशन पर। ठीक हो गया। अब जब ये अभी मैं डायग्राम से एक बार समझा दूंगी आपको, तो ये N1 और N9 पोजीशन पर जब ये एडिशन होता है, ध्यान रखेंगे किसमें होता है, अगर पिरिमिडीन में है तो N1 पोजीशन पर, और प्यूरिन में है तो N9 पोजीशन पर, यानी कि 9th पोजीशन पर इसका एडिशन होता है। तो जब ये यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड इन्हीं N पोजीशन की वजह से कहा जाता है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों का डिफरेंस समझ रहे हैं, मीन टू से RNA एंड DNA। तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज जो शुगर के जो न्यूक्लियोसाइड्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो उनको अगर राइबोज है तो राइबोज को राइबो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो उसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये तो हमें पता ही है कि RNA में और DNA में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, DNA में थाइमीन है और यहाँ पर थाइमीन की जगह पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो हर जो कार्बन यहाँ पर शुगर का एडिशन शो कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस बेस है, उन नाइट्रोजिनस बेस के टोटल नंबर कितने होने चाहिए? 5 होने पर ही ये क्या कन्वर्ट करेगा? राइबो न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड।
अब देखिए राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड की संख्या केवल कितनी होती है, 4 होती है। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूं कि जो टोटल हर कार्बन का एडिशन यहां पर शो करेगा ही, तो कार्बन शुगर के लिए यहां पर जितने भी नाइट्रोजिनस बेस हैं उनके नंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन फिर भी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड की संख्या केवल यहां पर कितनी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक हो गया। न्यूक्लियोसाइड के नाम के बेस पर ही इसको लास्टली जब जाना जाता है या नाम दिया जाता है तो आइडीन या ओसीन करके इनका नाम रखा जाता है। तो अलग अलग इनके पोजीशंस हैं। पहले मैं डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या था कि पिरिमिडीन में जो फर्स्ट पोजीशन होगी उस पिरिमिडीन में फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर क्या होगा, एडिशन यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 9th कार्बन पर हो रहा है, जिसमें हम प्यूरिन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स की यहाँ पर बात हो रही है। अभी हमने पढ़ा कि इसको आइडीन करके यहाँ पर प्रोनाउंस किया जाएगा अगर पिरिमिडीन है, और अगर प्यूरिन है तो ओसीन करके इसको बोला जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो यहाँ पर बॉन्डिंग शो कर रही है ये और इनके बीच में, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल की रिलीजिंग हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल बॉन्ड हो गया ये। ठीक है, अब इस हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के बनने से जो यहाँ पर बॉन्डिंग शो कर रही थी, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर और यहाँ पर 9th पोजीशन पर, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक हो गया। तो टोटल यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है और अगर पिरिमिडीन है तो जैसे राइबोसाइटिडीन, क्लियर हो गया, और अगर यहाँ पर डीएनए का है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी जो पोजीशनिंग शो कर रहा है, इनके नाम को ये ओसीन और आइडीन के नाम से शो कर रहा है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर ये है। आप चाहें तो उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, अदरवाइज जैसा आपको सही लगे आप वैसा कीजिएगा। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि राइबोन्यूक्लियोसाइड्स और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स में अगर पिरिमिडीन्स की बात करते हैं तो साइटोसिन प्लस राइबोज, राइबोज इज अ शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर का जब इसमें एडिशन हो गया है तो इसका नाम क्या हो गया, साइटिडीन। मैं एग्जांपल के तौर पर एक दो लिख दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ऐसे ही यूरेसिल है, यूरेसिल के साथ यहाँ पर राइबोज शुगर का एडिशन हो जाता है जब राइबोज शुगर बन जा रही है, क्योंकि हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूरिडीन। ठीक है, अगर इसको दूसरा नाम आप कहीं देखें ना तो इसका दूसरा नाम भी मिलेगा दोनों को, जैसे राइबोसाइटिडीन भी मिल सकता है, राइबोज का नाम इसके साथ, और यहाँ पर इसका नाम राइबोयूरिडीन भी मिल सकता है। ओके, नहीं तो आप केवल यूरिडीन या साइटोडीन करके ही इसको, या साइटिडीन करके ही इसको याद रख सकते हैं। अब रही बात प्यूरिन्स में क्या होगा, प्यूरिन्स में जब एडिनोसिन के साथ राइबोज यहाँ पर मिल जाएगा, राइबोज का एडिशन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। ठीक है, एडिनिन के साथ, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। जब एडिनिन के साथ यहाँ पर इसका एडिशन होगा राइबोज का। ठीक है, अब ऐसे ही ग्वानोसिन के साथ होगा, ग्वानोसिन के साथ जब राइबोज ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन। तो यहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडीन के जो न्यूक्लियोसाइड्स आरएनए में है वो इस तरीके के होंगे। अब रही बात डीएनए में, सेम चीज यहाँ पर भी होगी। जैसे साइटोसिन है, साइटोसिन, और यहाँ पर इसके साथ राइबोज शुगर तो जुड़ेगी नहीं, इसके साथ क्या जुड़ेगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, जब डीऑक्सी राइबोज शुगर यहाँ जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। ओके, डीऑक्सी साइटिडीन। अगर थाइमीन के साथ जुड़ रहा है तो डीऑक्सी थाइमिडीन। क्लियर हो गया। तो पिरिमिडीन और प्यूरिन का भी जो अंतर हमने देखा उसी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ कि किस तरीके से प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं। देखिए, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स
एडिनोसिन और डीऑक्सीराइबोज जब ऐड हो रहा है तो डीऑक्सी एडिनोसिन बन रहा है, देख लिया। ग्वानिन का डीऑक्सीराइबोज के साथ जब एडिशन हो रहा है तो डीऑक्सी यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें कि न्यूक्लियोटाइड्स के साथ किस तरीके की पोजीशनिंग शो कर रहा है। न्यूक्लियोसाइड्स तो हम समझ गए जब उसमें शुगर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है, लेकिन जब सेकेंड स्टेप की हमने बात की कि जो ये पूरी प्रोसेस होती है वो पूरी प्रोसेस कितने में कन्वर्ट होती है, वो पूरी प्रोसेस कन्वर्ट होती है, क्या लिख रही हूँ, ये पूरी प्रोसेस कन्वर्ट होती है 2 स्टेप्स में, ठीक है। एक में न्यूक्लियोसाइड और दूसरे में आपका क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन में आ रहे हैं। किसी भी न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल से जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एसिड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि H3PO4 इनऑर्गेनिक यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और इस कोवेलेंट बॉन्ड से यानी कि सहसंयोजक बंध से कोवेलेंट बॉन्ड से एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनेगा और फॉस्फेट जो है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो फॉस्फेट है ये फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल के 5th कार्बन पर अल्कोहल यहां पर प्रेजेंट है, अल्कोहल के साथ हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, ठीक है, अल्कोहल के साथ हाइड्रोक्सिल से ये क्या हो जाएगा, यहां पर एड ऑन हो जाएगा। अब इसको आप देखिए, अगर डायग्रामेटिकली मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहां पर अल्कोहल के साथ इसका एडिशन हो जा रहा है। क्लियर हो गया, ये हाइड्रोक्सिल का एडिशन हो जा रहा है इसके साथ। तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है, ये बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब कौन सा कार्बन नंबर बोला, 5th कार्बन नंबर के साथ। क्लियर, 5th कार्बन का जो शुगर मॉलिक्यूल है, तो या जो ये यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल है वो 5th कार्बन पर जो यहाँ पर अल्कोहल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये रहा अल्कोहल बॉन्ड या सॉरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यानी कि इस OH से जुड़ेगा। जब इसका एडिशन हो रहा है तो एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो बॉन्ड क्या है, हमारा एस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब इसे हम एस्टर बॉन्ड ना कहकर अगर हम दूसरा नाम देना चाहें, पोजीशन क्या है, 5th है, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। क्लियर, तो 5th फॉस्फो एस्टर बॉन्ड भी इसको यहां पर कह सकते हैं। अब यहां से टोटल लॉस कितना हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल का टोटल लॉस यहां पर हो रहा है, ये दिख ही रहा है हमें। तो इसलिए इसे भी हम क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन लिंकेज। ओके, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है इसलिए डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन लिंकेज या निर्जलीकरण संघनन सहलग्नता। अब इस ऐसा होने के बाद जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो मॉलिक्यूल हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया। मोस्टली क्या होता है जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड के आगे 5 मोनोफॉस्फेट करके हम वहां पर डिनोट कर देते हैं, क्योंकि फॉस्फेट एक कैसा मतलब कैसा चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब जब उस पर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाती है, एक पोलैरिटी आ जाती है, यानी कि क्या होता है, वो ध्रुवणता को शो करता है। जब ये ध्रुवणता को या पोलर हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड्स के जो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं उन एसिडिक प्रॉपर्टीज को वो यहाँ पर शो करने लगेगा, क्योंकि पोलैरिटी आ रही है, उधर उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक एसिडिक बिहेवियर यहाँ पर उसे देने लगेगा, मतलब एसिडिक बिहेवियर वो शो होगा। तो राइबोज में यानी कि जो शुगर है यहाँ पर और डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है वो न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर देगी किसमें, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। और अगर डीऑक्सीराइबोज की बात है तो उसे किसे कन्वर्ट कर देगी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। तो हम इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट 5th पोजीशन से इंडिकेटेड है, ये रहा। क्लियर हो गया। अब रही बात ये आपका किसका था, राइबो एडिनोसिन का, यानी ये न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, और ये एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट का, और ये भी किसका डायग्राम है, न्यूक्लियोटाइड का। तो यहाँ पर जनरली ये बताना था कि किस तरीके से एस्टर फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से जो फॉस्फेट है उसमें पोलैरिटी आ रही है,
और किस तरीके से वो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म कर रहा है, तो देखिए साइटोसिन है, साइटोसिन के साथ जब शुगर ऐड हो जा रहा है, कौन सा, राइबोज, ठीक है। जब राइबोज शुगर ऐड हो जा रहा है और यहाँ पर बॉन्ड किसका आ जा रहा है, यहाँ पर फॉस्फोरिक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब यहाँ पर आ जा रहा है, फॉस्फेरिक आ जा रहा है, तो उसके बाद हम इसको क्या कह सकते हैं, साइटिडिक एसिड भी कह सकते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको सीएमपी भी कह सकते हैं, ठीक है। सीएमपी क्यों, मतलब साइटिडीन मोनोफॉस्फेट 5th पोजीशन पर है, दैट मीन्स 5 आप एड ऑन कर देंगे, तो साइटिडिक 5 मोनोफॉस्फेट, ऐसे यूरेसिल का और राइबोज का आ जाएगा। माना यहाँ यूरेसिल में लिख देती हूँ, यूरेसिल का है और राइबोज का है, तो इन यूरेसिल और राइबोज को अगर एड ऑन होता है तो किस तरीके का कन्वर्जेशन होगा, यहाँ पर किस तरीके का कन्वर्जन होगा, आप उसको बोलेंगे यूरिडिलिक एसिड या यूएमपी, यानी कि यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, कोई भी आप नाम लिख सकते हो। मोस्टली क्या होता है, जो रीसेंट बुक्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल उनमें इसकी दी नहीं है, वहां पर कई बार डायरेक्टली लिख दिया गया है सीएमपी यूएमपी, वहां पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये सीएमपी और यूएमपी या एएमपी या जीएमपी क्या चीज है, ठीक है। तो जीएमपी भी आप समझ गए होंगे, जीएमपी मतलब यहाँ पर ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट या ग्वानिलिक एसिड, क्लियर हो गया। तो ये तो थे राइबोज से रिलेटेड। तो अब ये एमपीआर कहां से रहे हैं, आप इसको समझ गए होंगे। अब रही बात डीऑक्सी की, बात करें तो बात वही रहेगी, बस वहां पर डीऑक्सी क्या आ जाएगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट 5 मोनोफॉस्फेट, ओके। तो यहां पर भी जो आपका थायमीन रहेगा या एडिनिन रहेगा, उसके साथ क्या रहेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 5 मोनोफॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, डीजीएमपी, ओके। अब थायमीन के लिए खाली टीएमपी आएगा, क्योंकि वहां डीऑक्सी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर राइबोज होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या था, यूरेसिल राइबोज में, ठीक हो गया। तो ये थे जनरली किस तरीके से न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं या किस तरीके से वो बदल जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश है। और अगर आप अलग अलग एग्जाम्स दे रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, उन अदर फंक्शंस के बारे में यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लगातार साथ बने रहिए इन्हीं अपेक्षाओं के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।